हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस केस को एडमिट कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले पर ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लिखा कि फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब एसएलपी दायर करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पाक वाले बयान पर लगातार उनकी आलोचना हो रही है। कई नेताओं से लेकर यहां तक कि अमेरिका ने भी उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है और ऐसे में अब राहुल गांधी के बयान पर पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने से बहुत पहले ही भारत और चीन करीब आने लगे थे और यह सब 1962 के युद्ध के बाद हुआ। इसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने का अवसर देखा। सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान ने परमाणु क्षेत्र में एक दूसरे का अवैध रूप से सहयोग किया है। Well, as you know, the External Affairs Minister has already responded to what Rahul Gandhi said and gave some very good historical facts. But I could add to that a little bit by saying that after the 1962 conflict, both China and Pakistan saw an opportunity to strengthen and develop their relations and geopolitically and otherwise put long-lasting pressure, strategic pressure on India. As part of that bargain, the 1963 agreement between China and Pakistan was signed, even though there is no shared border between China and Pakistan. ओडिशा के राज्यपाल गणेशीलाल सिरसा की अनाज मंडी कालांवाली पहुंचे। यहां राज्यपाल के पहुंचने पर आड़ती एसोसिएशन के प्रधान विनोद मित्तल ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राज्यपाल गणेशीलाल ने यहां पर अपने मित्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और राज्यपाल ने भारत देश की एकता और प्रेम का जिक्र किया। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बात कही, उन्होंने कभी किसी सेक्स की बात नहीं की। सबका साथ सबका विकास जैसे वो बोलते हैं, तो वे भारत के लिए बोलते हैं क्या? पूरे विश्व के लिए बोलते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि लेट अस मूव इनटू दिस वर्ल्ड विद ए फ्लावर पॉट इन आवर हैंड्स। आइए हम सब लोग मिलकर अपने पुष्प की खुशबू पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चले। अमेरिका अपने पुष्प की खुशबू फैलाए, चाइना अपने फूल की खुशबू फैलाए। सबके देशों में कोई न कोई फूल तो है ना, उसकी खुशबू सबको मिलना चाहिए। महर्षि नानक, कबीर, मैं जब यहाँ कॉलेज में पढ़ता था, गोपाल सिंह दत्ती गवर्नर थे, जिन्होंने ग्रंथ साहब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो हमको बताते बोलते। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बड़ा फैसला करते हुए ग्राहकों को राहत दी है। अब बिजली विभाग हर महीने उपभोक्ताओं से बिजली बिल में मीटर किराया नहीं वसूलेगा। कनेक्शन सिक्योरिटी से ही मीटर किराया काट लिया जाएगा और इस फैसले से अब उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति महीने 25 से 50 रुपए की कमी आएगी। बिजली विभाग के एक्सीएन सुखबीर ने बताया कि अब उपभोक्ताओं से हर बिजली बिल में मीटर किराया वसूल नहीं किया जाएगा। वहीं विभाग के इस फैसले का बिजली उपभोक्ता स्वागत कर रहे हैं। उपभोक्ता का कहना है कि 4 से 5 साल बीत जाने के बाद भी बिजली बिल में मीटर किराया जुड़कर आता था, जिससे अब राहत मिलेगी। ये 2020 में एचईआरसी का एक नोटिफिकेशन था जिसमें हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी हमने मीटर्स लगे हुए हैं, मीटर जिसमें कॉस्ट ली हुई है कंज्यूमर से,
उस केस में हम उन पे रेंट नहीं लगाएंगे। और जो सिक्योरिटी पड़ी है जिनकी, उनकी एडजस्ट करके उनको मीटर रेंट जो लग रहा है वो ख़त्म कर देंगे। तो अभी ये जो अभी लेटेस्ट 12वें महीने में नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो उससे 2020 से पहले कंज्यूमर्स थे उन केसेस को भी इसमें लिया गया है। उन केसेस में, पुराने केसेस में जिनमें मीटर रेंट लगता आ रहा है हमारा, और सिक्योरिटी हम उनकी पड़ी है, तो वो हम सिक्योरिटी को कन्वर्ट करके, एडजस्ट करके मीटर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उनका रेंट जो उनको लगता आ रहा था हर महीने, वो इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जो बिजली विभाग ने फैसला लिया है कि जो मीटर का किराया लग के आता था वो उसको बंद कर दिया गया, ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि पहले हमारे बिजली बिल में 20 से 40 रुपये तकरीबन लग के आते थे मीटर का किराए के। जबकि जब हमने मीटर लगवाया था उस टाइम हमने सिक्योरिटी भी जमा करा रखी थी 2000-2500 जो किलोवाट के हिसाब से जैसे जमा होती है। अब बिजली विभाग ने, जो उत्तरी हरियाणा विभाग बिजली ने फैसला किया है कि हम मीटर का किराया नहीं लेंगे, जो हमारी सिक्योरिटी है उसमें से हम कट ऑफ करके एडजस्ट करते रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा फैसला है और इसमें जो भी आम जनता को 20 से 50 रुपये तक की राहत मिलेगी और बिजली का बिल जो है। तो शाम एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने उपमंडल परिसर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तलब करते हुए समीक्षा की। एसडीएम ने अधिकारियों को उपमंडल में चल रही मुख्यमंत्री की घोषणाओं और अन्य विकास परक योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त आरएस ढिल्लों की 10 फरवरी को तोशाम में विकास कार्यों को लेकर प्रस्तावित बैठक से पूर्व एसडीएम फोगाट ने समीक्षा बैठक की। वहीं नूह पलवल रोड पर जिला कारागार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आज एडीजी अशोक कुमार रॉय ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। नूह जिला कारागार 47 करोड़ 86 लाख की लागत से बनाया गया है। यह नूह पलवल रोड स्थित जिला लघु सचिवालय और जिला न्यायिक परिसर से कुछ दूरी पर है। एडीजी अशोक कुमार राय ने जेल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला कारागार 29.5 एकड़ भूमि पर 47 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है। जिला कारागार को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से कश्यपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा बनाया गया है और जल्द ही इस जिला कारागार का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। एक्चुअली ये नई जेल बनी है नूह में और इसका अभी इनॉग्रेशन होने वाला है, तो उसके लिए डेट और बाकी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, तो उसका जल्दी ही इनॉग्रेशन होगा। तो इसीलिए ये सारे एकत्रित हुए हैं। ये हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स हैं, अपने एसपी साहब भी आए हुए हैं और उसी की तैयारी चल रही है कि किस तरह से इनॉग्रेशन किया जाए। थैंक यू। जेल जो है वो आधुनिक तरीके से बनी हुई है और इसमें जितने एस्पेक्ट्स होते हैं जेल के, उनका सबका विशेष ख्याल रखा गया है। और इसमें हॉस्पिटल भी है, इसमें हाई सिक्योरिटी बैरक्स भी हैं, इसमें मुलाकात का जो लेटेस्ट ट्रेडिशन है, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। और सामने ही आप देख ही रहे हैं कि आवासीय व्यवस्था बनाई गई है वार्डर्स के लिए, तो इसमें सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। थैंक यू। जगाधरी से आ रहे बड़े नाले को विश्वकर्मा चौक के पास पाइप डालकर नगर निगम यमुनानगर के द्वारा कवर किया जाएगा ताकि बरसाती सीजन में आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की समस्या ना हो। इसको लेकर मेयर मदन चौहान ने उप निगम आयुक्त अशोक कुमार और कार्यकारी अधिकारी कार्यकारी अभियंता रवि ओबरॉय के साथ नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मदन चौहान ने नाले के आसपास से अवैध कब्जे हटवाकर निगम की जमीन में पाइप डालने के निर्देश दिए। इससे बरसाती सीजन में नाले ओवरफ्लो होने और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव होने की समस्या का समाधान होगा। ये वार्ड नंबर 14 का ये गेरा मोहल्ला है। अब आपके सामने बाद में थोड़ा विजुअल लेना पड़ा है। ये इतनी गंदगी और इतनी बदबू यहाँ हो रही है। मैं पहले 2-2.5 महीने पहले आया था अपने डिप्टी मेयर के साथ। हम यहाँ से नाला जो है ये पक्का बनाने लग रहे हैं। इसको जहाँ तक ये सारा बदबू वाला काम को खत्म कर रहे हैं। खाली इसी की बात नहीं है, हमीदे के अंदर से वो बाहर से पीछे जाता है। अब अगर आप जाएंगे तो जाकर के आप वहाँ बैक साइड में भी एक IPS बनने लग रहा है। जितना पानी हम लेकर के सारा का सारा ये 13-14 नंबर जो वार्ड है, ये जितना भी एरिया बचता है, इसको गंदगी रहित हम करना चाहते हैं। सर कितने किलोमीटर कहाँ से कहाँ चलेगा, कितनी कॉस्ट है? ये तो अभी ये जो एरिया 300 मीटर है,
लगभग 28 लाख रुपए का काम है। और ऐसे ही हमारा जो दूसरे वाला काम जो मैं बता रहा हूँ, वो जोड़ी गुरुद्वारे से लेकर के और वो पीछे से जाकर के लेकर के, वो भी तकरीबन 1,92,00,000 का काम है ना, 1,96,00,000 का वो काम है। लगभग ये हमारा 2.25 करोड़ रुपए का काम केवल हम स्टॉर्म वाटर के लिए ये खर्च करने लग रहे हैं कि जो हमारी आम जनता है, आम जो जनमानस है, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और जहाँ तक ये अवैध जो लोगों ने कब्जे कर रखे, इसको भी हम हटाने का काम। उधर अंबाला में किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया। दरअसल किसानों का आरोप है कि टाटा कंपनी ने किसानों से मिट्टी खरीदी, जिसकी पेमेंट अब तक नहीं की गई, जिसे लेकर आज किसानों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों का कहना है कि कंपनी वालों ने उनकी 26 लाख की पेमेंट रोक कर रखी है। 3 फुट मिट्टी उठाने की बात की गई थी, लेकिन 5 फुट मिट्टी उठाई गई। इसके कारण किसान की जमीन बेकार हो गई और अब उसकी पेमेंट भी नहीं की गई है। किसानों ने बताया कि टाटा कंपनी वालों ने उन्हें 28 फरवरी की तारीख सुनिश्चित की है और अगर वो इस पर खरे नहीं उतरे तो अगला प्रदर्शन सख्त किया जाएगा। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਸੀ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਚਕਾਈ 3 ਫੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਗਈ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਜਾਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਫਿਰ हमारे गांव में उसका पैसा कुछ दे दिया था, कुछ बचता था और उसका अब समझौता हो गया है 24 लाख में। 28 तारीख को देंगे पैसा, इसको हम खाता नंबर देकर जाएगा। बेमौसमी बरसात ने लगातार किसानों की चिंता को बढ़ाकर रखा है। वीरवार को एक बार फिर बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण गेहूं के साथ साथ सरसों और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा। कृषि विशेषज्ञों की अगर माने तो बरसात के कारण सरसों की फसल में 40 से 50% तक नुकसान पहुंचा है, तो वहीं गेहूं और गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। और ऐसे में उन्होंने किसानों को खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध किए जाने की सलाह दी है। जैसे बरसात के साथ तेज हवा है, सरसों में जब सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरसों की अगर बात करें हम तो 40 से 50% तक नुकसान है, क्योंकि तेज हवा के साथ जो सरसों की फसल है वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है और जिसमें दाना बन चुका है उस दाने की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरी अगर बात करें हम गेहूं की फसल की, गेहूं की फसल में जहां पहले ही पानी दे रखा है किसानों ने और बारिश की वजह से और पानी खड़ा हो चुका है, तो गेहूं की फसल में भी 25 से 30% तक नुकसान है। उसमें गेहूं पे क्या असर होगा कि गेहूं की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी और पीली पड़ने की वजह से उसकी जो ग्रोथ है, गेहूं की जो ग्रोथ है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। किसान को सबसे पहले तो पानी निकासी का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर पानी निकासी का प्रबंध नहीं है तो किसान भाई उसमें जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र का उसमें डाल सकते हैं। 3 किलो की थैली आती है तो सरसों फसल में अपनी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन काम तो यही करना है कि उसको अपना पानी सुखाना है, क्योंकि पानी सूखेगा तभी इसकी जो ग्रोथ है वो चलेगी दोबारा से। गन्ने में जो नुकसान है वो है अगर हवा के कारण गन्ना उखड़ चुका है तो उसके सूखने के आसार हैं, क्योंकि तेज़ हवा चली हुई है। गन्ना अगर उखड़ चुका है तो वो गन्ना सूख जाएगा, तो उसकी मतलब जो पैदावार है उस पर असर पड़ेगा। चरखी दादरी जिले में किसानों की रबी की फसल को खरीदने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव बसंत कुमार ने बताया कि चरखी दादरी जिले के किसानों की रबी की फसलों की खरीद के लिए जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही है।
जिसके तहत दादरी जिले में 8 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे किसानों की फसलों की खरीद की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और समय पर किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा। सचिव बसंत कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल से फसल खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा। तो वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी यश तेवतिया ने बताया कि रबी फसलों की खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। 2022-2023 के लिए डायरेक्टोरेट ऑफिस चंडीगढ़ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लेटर जारी कर दिया है और उस लेटर के तहत 3 फसलें बीट और सरसों, मस्टर्ड और ग्राम, इन 3 फसलों के लिए मंडियां अलॉट कर दी गई है। कितने क्या कुछ 8 केंद्र है अपने जिला चरखी दादरी के अंदर गेहूं की खरीद के लिए और 2 केंद्र हैं सरसों की खरीद के लिए और 1 है ग्राम के लिए। कैसे आप लोग सब वाकिफ हैं, मतलब तैयारियां मंडी मार्केटिंग, मेन तो मार्केटिंग बोर्ड को करनी होती है, बाकी जो अगर खरीद होती है, बाकी तो प्रैक्टिकल तो जब खरीद पास आएगी जब पता लगेगा। फिलहाल सिर्फ मंडियां ही अलॉट करी हैं, आगे अभी कोई फर्दर डायरेक्शन अभी नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या प्रोसीजर रहेगा, गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है। जैसे पिछली बार भावांतर योजना डाल दी थी, तो अब की बार क्या होता है वो हम इसके बारे में कुछ अभी नहीं कह सकते। फिलहाल सिर्फ मंडियां ही अलॉट करी। इसके सरसों के लिए तो है बारडा और चरखी दादरी 2 मंडियां हैं, और ग्राम के लिए है चरखी दादरी, और गेहूं के लिए है चरखी दादरी, बारडा, बोंद, झोझुकला, बदमाना, बेरला, छपार और एक कादमा। ये 8 मंडियां हैं गेहूं के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। निजी स्कूलों की मनमानी पर अब शिक्षा विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा नए नियमों के तहत अब जिले के सभी 256 स्कूलों को फॉर्म 6 भरना होगा। आपको बता दें, सरकार के लगातार कहने के बावजूद स्कूल लगातार फीस वृद्धि करते जा रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। अब चाहे किसी स्कूल ने फीस में वृद्धि भी नहीं की, उसको भी फॉर्म 6 भरना अनिवार्य होगा। शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि हालांकि पहले इस फॉर्म को जमा करने की तारीख 31 जनवरी थी, जिसको विभाग ने बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है। अम्बाला जिला में 250 से ज्यादा स्कूल हैं, 256 के लगभग। तो इन सभी ने फॉर्म नंबर 6 सबमिट करना है डायरेक्टोरेट के जो पोर्टल है, इसमें पोर्टल के ऊपर। तो अगर मान लो कोई स्कूल नहीं भरता है, उसके लिए भी सरकार ने अब की बार डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी से डेट को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। फिर भी मान लो कोई स्कूल नहीं करता है तो डिपार्टमेंट इसके लिए डिसाइड करेगा। हो सकता है वो डेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, फिर भी लेकिन फॉर्म जो सबमिट करना है वो अनिवार्य है सबके लिए। बिल्कुल, यदि कोई स्कूल नहीं भरता है और हमें इसके बारे में किसी माध्यम से पता चलता है तो उसको डिपार्टमेंट को उसका नाम। हरियाणा में शिक्षण संस्थान खुलने के बाद अब बसों की समस्या खड़ी हो चुकी है। स्कूल बंद हुए तो बसों का समय भी बदल दिया गया। वीरवार सुबह बसों की समस्या को लेकर भट्टू कला बस स्टैंड पर दर्जनों विद्यार्थियों ने रोष प्रदर्शन किया। बस के आगे बैठकर हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक के खिलाफ छात्रों ने रोष जताया। बस का टाइम टेबल बदलने को लेकर छात्रों ने बस स्टैंड परिसर में जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने मांग की है कि बस का समय पहले जैसा किया जाना चाहिए।
और हम ये चाहते हैं कि वापस उसका टाइम 8 बजे कर दिया जाए। ये टाइम है 9 बजे, ये 9:30 बजे यहाँ पे बुलाती है। स्कूल कॉलेज में 10 बजे लगते हैं, हमें 10 बजे कोई पढ़ने का टाइम नहीं रहता। इसलिए हमारी यही मांग है 8 बजे वो वापस फिर से 9 बजे बस आ रहा है। मान लेट पुगा ITI में सारे स्टूडेंट सारे लेट होने लग रहे हैं। 8 बजे बस चाले कर दी, बंद कर दी, 9 बजे लगा रहे। 8 बजे कागदाना से, हाँ 8 7:30 कागदाना से, और 9 बजे फतेह बाद पहुंचती है। वो बंद कितने दिनों से बंद? ये अभी बंद कर दिए है 1 तारीख। उधर टोहाना की कुला उप तहसील में ना तो कोई सुविधा है और ना ही कोई कर्मचारी समय पर पहुंचता है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि यहां पर ना तो टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है और ना ही बैठने की व्यवस्था। स्थानीय लोगों ने बताया कि वीरवार का दिन और रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन तहसीलदार साहब छुट्टी पर हैं। ऐसे में उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा। आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति न होने की वजह से परेशानियां स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है। तहसील में जहां पर हमने आके देखा कि आज वीरवार है, आज रजिस्ट्रियों का दिन है, लेकिन तहसीलदार मौके पर यहाँ उपस्थित नहीं है। जहां हमने अधिकारियों से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार आज छुट्टी पे है। वहीं लोग यहाँ पर खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं हैं उनकी और क्यों तहसीलदार नहीं पहुँचे, क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या इनकी समस्याएं हैं यहाँ पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं प्रगट सिंह मान वकील यहाँ वकालत करता हूँ। एक तो हमारे यहाँ जो रीडर हैं वो नहीं आते, वो मंगलवार या वीरवार को ही आते हैं, और कोई कोर्ट केस की कोई कार्रवाई यहाँ नहीं होती। बहुत सुविधाओं की बहुत कमी है। हमारी जो यहाँ मांगे हैं उन पे कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी मुद्दे यहाँ आते हैं, एडिशनल चार्ज है उनके पास, वो भी अपनी मनमर्जी से, कभी दिल करता आते हैं, कभी नहीं करता, हफ्ता हफ्ता खाली भी जाता है। हमें 2 दिन दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनमें 2 दिन का काम होना चाहिए। कोई इंटीमेशन नहीं होती। हमारे रीडर आप चेक करोगे अंदर नहीं आए हुए हैं। स्टाफ हमारे पास पूरा नहीं है, और कोर्ट केसों में कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कागज लिस्ट नहीं बनती। ये इनकी और सरकार ध्यान दे और सुचारू रूप से इसको चलाए, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होती तो इकट्ठे खातों में पंजीकरण में दिक्कत आती है किसानों को, हमें भी दिक्कत आती है कि कोई काम आगे सरकता नहीं। तो इसकी तरफ सरकार ध्यान दे, यहाँ नियुक्तियाँ करे जितने पद खाली हैं, और जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी पे आएँ, और अधिकारी मुद्दे भी वो करें और केसों में सुनवाई भी करें। यह हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। अगर कोई हल करना चाहे तो लिटिगेंट, बाकी ये हमारे दूसरे वकील साहब हैं। तो ये इन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं, और भी वकील साहब यहाँ खड़े हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? संदीप नेहरा जी। जी संदीप जी, क्या क्या समस्या है यहाँ पे तहसील में? ये तो जी कोरोना चल रहा है यहाँ तो जी। मुख्य तो देखोगे लिटिगेंट आने के लिए बाथरूम तक नहीं है, लेडीज आती है यहाँ। कोई बाथरूम नजर आता है जी आपको कॉम्प्लेक्स में? सबसे मेन समस्या है जी ये, शौचालय ही नहीं है यहाँ। और दूसरी बात, यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। वेटिंग हॉल के लिए कोई कुर्सी मुड्डा भी नहीं रखा हुआ इन्होंने। एक कुर्सी तहसीलदार की है, दूसरा सामने जो भी बंदा आए खड़ा रहे, कुर्सी भी नहीं है बैठने के लिए। आई मीन कोई रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ अलमारी नहीं है उपलब्ध। सारा पब्लिक जो मतलब कीमती, बेहद कीमती कागजात हैं वे सारे के सारे नष्ट हो रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, ना सरकार की ओर से कोई यहाँ इंस्पेक्शन करवाती है। वहीं फतेहाबाद के भूना जाखल चुंगी में आज पुलिस प्रशासन की ओर से चालान काटे गए। कागजी कार्रवाई पूरी न होने पर 20 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। जानकारी देते हुए पुलिस एएसआई ने बताया कि रतिया ट्रैफिक पुलिस सभी आने जाने वाले वाहन चालकों को रोककर चेकिंग कर रही है और कागजी कार्रवाई पूरी न होने पर चालान की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। आज हम पहुंचे हैं भुन्ना कुला और भुन्ना रतिया चुंगी पे, जहां पे फतेहाबाद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। कागज कार्रवाई पूरी न होने पर और क्या क्या चालान काटे जा रहे हैं, कितने चालान यहाँ पर काटे गए, हम जानना चाहेंगे। जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार आप देखिए जो वाहन यहाँ से निकलते हैं उनके चालान लगातार चालान किए जा रहे हैं। किस किस मुद्दे को लेकर यहाँ चालान किए जा रहे हैं, हम अधिकारियों से जानना चाहेंगे। क्या क्या चीज़ें जो चेक की जा रही है, कोरोना का भी कोई चालान किया जा रहा है या नहीं, ये हम जानना चाहेंगे अधिकारियों से। एएसआई भीम सिंह जी।
सर किस किस के चालान काटे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के या फिर कोरोना को लेकर भी चालान काटे जा रहे हैं? जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है उनके चालान किए जा रहे हैं। मास्क वाले को समझा रहे हैं मास्क लगाओ भाई, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी, बीमारी बहुत गलत है। हाँ जी, सभी सर को। कितने चालान अब तक यहाँ किए गए हैं? वो तो ऑपरेटर को पता है जी, मशीन में कर रही है ना। जी जी। हाँ, तो बाद में पता लगा मशीन में ऑनलाइन है ना जी। हाँ जी। तो ये अधिकारियों से हमने जानना चाहा, उन्होंने कहा है कि यहाँ चालान काटे जा रहे हैं और साथ के साथ उन लोगों को समझाया जा रहा है जो मास्क नहीं लगा कर आ रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, हिदायतें दी जा रही है मास्क लगाने की। 20 चालान अब तक काटे गए हैं, जिनके कागज कार्रवाई पूरी नहीं है उनके 20 चालान अब तक काटे गए हैं। यहाँ पर हरियाणा में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। फरवरी के अंत तक ठंड बरकरार रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया। अंबाला जिले में आज सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंड में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आए। ठंडी हवाएं चलने के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हुए। कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हरियाणा के कई जिलों में आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, फरवरी महीने की शुरुआत से लेकर महीने के अंत तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जारी रखने की संभावना जो है वो भी यहां पर जताई जा रही है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।